ATC World, a desire to connect the world. तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमको क्या देखना है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम आगे देखेंगे ड्यूअल एंट्री सिस्टम क्या है। पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ टू मेंटेन द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग सम प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच आर एज फॉलोज। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ सिद्धांत को प्रतिपादित किए गए हैं जो इस प्रकार है। तो पहला ड्यूअल एंट्री सिस्टम। तो ड्यूअल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए हमको सबसे पहले बिजनेस के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हर चीज़ की एक बैकग्राउंड होती है और बैकग्राउंड ही बेसिक नॉलेज को प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में किसी एक व्यक्ति को लेते हैं और उनका बिजनेस लेते हैं। तो दो पक्ष वहाँ पर आता है, एक व्यक्ति और उनका बिजनेस। तो बिजनेस में बिजनेस लोग क्यों करता है। बिजनेस करने का तात्पर्य है कि वह अपना रोजी रोटी जीविका उपार्जन के लिए बिजनेस करता है। हर व्यक्ति को करना होता है। और बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन समझना पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन किस प्रकार का होता है। ट्रांजैक्शन में दो तथ्य आते हैं, लेना और देना। तो ये लेना और देना जो है यही ड्यूअल एंट्री सिस्टम का प्रतीक है। जब हम बिजनेस करते हैं तो किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, और वो लेन देन जो का संबंध जो है वो कहीं न कहीं रुपीज में होता है, कहीं न कहीं रुपया पैसा में होता है, कहीं न कहीं मनी के ट्रांजैक्शन में होता है। क्योंकि अकाउंट में पढ़ चुके हैं कि अकाउंट में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग होता है। और समराइजिंग जो है ये तीनों चीज जो है, तीनों का संबंध किसी न किसी तरह से आपके मनी मैनेजमेंट से होता है या मनी मेजरमेंट से होता है। अगर उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो उनको हम लेन देन में शामिल नहीं करते हैं। तो ड्यूअल एंट्री सिस्टम का यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, देख रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फॉलोज अ डेफिनेट रूल। जब हम कोई चीज को लिखते हैं, दर्ज करते हैं, तो उनका एक निश्चित नियम है। ईच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स और साइड। जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी घटनाएं होती हैं ट्रांजैक्शन के अंतर्गत या बिजनेस के अंतर्गत, उनके दो पहलू हैं। पहला पहलू है डेबिट और उसका दूसरा पहलू है क्रेडिट। ये दोनों चीज़ को समझना है, जो हम लोग बोर्ड के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आता होगा। इनको समझने के लिए हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले इसको तथ्य को समझ लेते हैं कि तथ्य आखिर क्या है, कि कितने पहलू हैं, दो पहलू हैं। जो बोर्ड पर पढ़े थे उसमें बताए थे कि जो इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर प्लस साइन हम इस्तेमाल किए थे वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जहाँ पर डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है डेबिट और क्रेडिट क्या है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल देंगे। एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। मतलब डेबिट वही होगा, उतना ही अमाउंट का होगा जितना क्रेडिट को करेंगे, ठीक है ना। दोनों सेम होना चाहिए। दस इज द क्रक्स ऑफ ड्यूअल एंट्री concept. Each transaction should be recorded in such a way that it affects two sides, debit and credit equally. हम उस रिकॉर्डिंग को, उस लेखनी को इस प्रकार सजाएंगे कि दोनों का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों समान हो। कल्पना करते हैं कि जब हम एक पेन लाते हैं तो पेन का 10 रुपया कॉस्ट है, तो हम उस पेन के लिए 10 रुपया ही देंगे। तो पेन के साइड में भी उसका वैल्यू 10 रुपया हुआ और जो कैश गया वो भी 10 रुपया हुआ। ये यहाँ पर जो क्रेडिट, एक साइड डेबिट हो गया, जो हमारे पास आया डेबिट हो गया, जो हमारे पास से गया क्रेडिट हो गया। तो पेन का अगर वहाँ पर हम पेन को टच करते हैं कि ये पेन कितने की है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे ये पेन 10 रुपये की। इस पेन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 रुपया किया। 10 रुपये की पेन है तो 10 रुपया किया। और कल्पना करता है कि मैंने एक बाइक खरीदी 75,000 रुपये की, तो आपके पास आया क्या, बाइक आई। तो बाइक जो आई 75,000 रुपये की है और आपके पास से कैश कितना गया, 75,000। तो ये दोनों चीज वहां पर सेम हुआ और इसी दोनों को सजाने की प्रक्रिया ड्यूअल एंट्री सिस्टम कहलाती है, ठीक है। और इसको ड्यूअल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं और डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम लिखे हैं। इट मे बी
it may not be out of place to mention here that the principles of the double entry accounting were first explained in print by Luca Freca लुका फ्रा पेसियोली, यहाँ पर इसको फिर से बोलते हैं लुका फ्रा पेसियोली, एंड इटालियन मैथमेटिशियन। यानी पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार इस कंसेप्ट को यूज किया, लुका फ्रा पेसियोली, एंड इटालियन मैथमेटिक्स, और ये इटली के थे और गणितज्ञ थे। हिज बुक सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपर्शनलिटा, ये किताब का नाम है। क्योंकि इटालियन भाषा बहुत लंबी होती है, उसमें लंबे लंबे शब्द हैं, आप लोग अपना जोड़ के पढ़ लीजिएगा। वॉज पब्लिश्ड इन 1494, और यह किताब कब छपी? 1494 ईस्वी में। अगर आप लोग को भी बैंक सेक्टर में जाते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव चुनना हो, तो आपको दो चीज़ याद रखना है। लुका फ्रा पेसियोली ने ही सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को हैंडल किया, और उसके बाद उन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। और यह किताब कब पब्लिश हुआ? यह किताब 1494 ईस्वी में पब्लिश हुआ। 300 ईयर्स लेटर, और फिर 300 मतलब 300 साल के बाद अब है जोहान वॉन गॉदे। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। जोहान वॉन गॉदे, परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ द 18th सेंचुरी, और ये जो राइटर थे 18th सेंचुरी के एक बहुत ही प्रभावशाली राइटर थे। डिस्क्राइब्ड पेसियोली सिस्टम, उन्होंने पेसियोली के सिस्टम को आगे बढ़ाया, मतलब उनको सराहा और उस सिस्टम को उन्होंने प्रमोट किया एज समथिंग ऑफ लिमिटलेस ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। इट मे साउंड स्ट्रेंज दैट even in today's advanced age of computers, Pacioli's simple principles still apply। और आज तक जो उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पर लाया, आज तक उनका हम इस्तेमाल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। In a clear definition, we can state that the double entry system is the system which recognizes and records both the aspects of transactions equally। अब ये यहाँ से अगर याद रखने वाली चीज़ है, मात्र एक लाइन के नीचे वाली याद रखना है। ये कंसेप्ट को हमको देखना था। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक पेज लाते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ से डेबिट और क्रेडिट को आगे लेकर के हम आपको बताते हैं, तब हम इसके आगे के सिद्धांत को देखेंगे। तो हमारा कंसेप्ट है डेबिट और क्रेडिट से। डेबिट क्रेडिट क्यों समझेंगे? कि बिजनेस का दो एस्पेक्ट्स हैं और दोनों एस्पेक्ट्स को मिला करके डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। पहला एस्पेक्ट डेबिट है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट है। और इसको अभी हम लोग मीनिंग वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, मीनिंग वाइज आपका फिर से हम थ्योरी जाएंगे, वहां पर बताएंगे। अभी हम कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस हम किस चीज़ के करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। और प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? तो बिजनेस जब शुरू करते हैं, उसमें जब पूंजी अपना लगाते हैं तो कुछ उससे खरीदते हैं और उसी चीज़ को फिर बेचते भी, और जितने का खरीदते हैं उतने का हम मूल्य का हम उसको कैश देते हैं या जो भी चीज़ देते हैं, दोनों का सेम होता है। तो अभी तुरंत पढ़े कि पेसियोली ने क्या कहा था, और उसके पहले जो जिन्होंने किताब लिखा था इटालियन ने डबल एंट्री सिस्टम को दिया कि जितना का डेबिट होगा उतना का ही क्रेडिट होगा, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर एक कल्पना करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन आवर अकाउंटिंग। क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट में रामजी लाल किराना स्टोर है, ले लिए आप दुकान से सामान लाते हैं कहीं भी, तो इसमें भी कुछ किराना स्टोर थोक वाला होता है, कुछ रिटेलर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम एक कल्पना कर लेते हैं, जो 5 लाख का पूंजी लगाया है, ये हो सकता है कि होलसेल वाला हो, थोक विक्रेता हो। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लेते हैं, रामजी लाल स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। और अकाउंट्स के लिए आपका अंग्रेजी का जो मेरा चैनल है उसको टच करना अनिवार्य, क्योंकि इसमें हिंदी लिखेंगे नहीं, उसे मेरा कोई भी हिंदी में नहीं है, हिंदी सिर्फ समझाने के लिए। तो रामजी लाल ने क्या किया? बिजनेस को स्टार्ट किया। कितना पूंजी लगाया? कितना पूंजी लगाया? यहां पर इसको हम बढ़ा देते हैं, 2 लाख उन्होंने लगाया, ठीक है।
रामजी लाल ने बिजनेस शुरू कितने से किया? 2 लाख से किया, ठीक है। और फिर दूसरा हिसाब है कि ही इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश फॉर फर्नीचर फॉर डेकोरेटिंग द शॉप। उन्होंने जो शॉप जो बनाया था, शॉप में जो भी सजाने के लिए फर्नीचर लगना था, काउंटर वगैरह, तो उसमें उसको कितना इन्वेस्ट हुआ? 50,000 का। और फिर उन्होंने 35,000 क्या किया? बैंक में, SBI बैंक में जमा कर दिया। फिर उसके बाद गुड्स परचेज्ड, मतलब उनको जो सामान बेचना है दुकान में, कितने का सामान लाया? 1 लाख रुपए का। और फिर उन्होंने फिर क्या किया? उस सामान को कितने में बेच दिया? 1.5 लाख में बेच दिया। इसका ये एक छोटा सा रूपरेखा लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर दिए ग्लैंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? वस्तु हो सकता है, सर्विस हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है, लाभ हो सकता है और हानि हो सकता है। अगर ये सारे चीज को आप समझ गए तो आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ सबसे पहले क्या हुआ? आपने कैश का व्यवस्था किया। तो कैश जो है, कैश आपके पास इन किया और कैश फिर कहाँ चला गया? एक उसमें जब हम कैश आता है तो आपकी क्या होती है? पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसको कैपिटल बोला जाता है। कैश आकर के कहाँ जा रहा है? आपके पास पहले क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो जो आ रहा है वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको प्लस में रखेंगे, माइनस में? जब वो इंक्रीज होगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? कैश पहले आ रहा है तो कैश, और जो भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि ट्रांजैक्शन में जो भी नाम इन्वॉल्व है, वो व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, फर्म का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो भी नाम है वो क्या है? अकाउंट है। इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो कैश आपके पास कितना इन किया? कितना इन किया? 2 लाख रुपया, ठीक है। और पूंजी में कितना हम लिखेंगे? ये पैसा अभी कहां जा रहा है? ये पैसा क्या है? आपका पूंजी है। तो कैपिटल, चूंकि यहां से खर्च होगा, आपका खर्च होगा ना, तो ये कैपिटल अकाउंट, ये कितना इसमें है पूंजी आपका? 2 लाख। ये देखिए जितना इधर लिख रहे हैं उतना ही यहां पर हमको यहां लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है ना, ठीक है। जितना हमारे पास कैश आया वही कैश सेम टू सेम कैपिटल में पोस्ट हुआ। तो जो प्लस हुआ और जहां से माइनस होना है वहां पर उसको हम सेट कर दिए। अब देखिए यहां से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उन्होंने क्या किया? डिपॉजिटेड 35,000 कैश इन SBI बैंक, ठीक है ना। अगर हम पैसा जमा करने जाएंगे तो आपके पास क्या हो रहा है? अभी तो आपका कैश निकल जाएगा ना। तो जो जा रहा है वो उसको क्या करेंगे? वो आपका डिक्रीज हो रहा है, जबकि वो बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन लेने वाला फिर जो है बैंक लेने वाला है। तो यहां पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपके पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, तो क्या इसमें प्लस में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो हमको कहां पहुंचना पड़ेगा? यहां पर लिखना पड़ेगा। ये आपका कैश जा रहा है, कैश अकाउंट ये जा रहा है। आपका पैसा देखिए कितना जा रहा है? 35,000 हमको यहां पर रख देना। उसी तरह से अब लेने वाला कौन है? यानी जिधर बढ़ रहा है, किसके तरफ बढ़ रहा था? किसके तरफ बढ़ रहा था? बैंक की तरफ बढ़ रहा था। यहां पर आपका SBI बैंक इसके तरफ बढ़ रहा है, मतलब यहां इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो SBI बैंक अकाउंट, बैंक में कितना आपने डाला? 35,000। मतलब जितना ले रहे हैं उतना ही दे ही रहे हैं, सेम टू सेम, दोनों बराबर हो रहा है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹1 लाख। इसमें आपको कोई फार्मूला याद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप पहले इस कंसेप्ट को समझिए, तब हम अकाउंट सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट बताएंगे और आपको आसानी से समझाएंगे। नीचे पर है। अब देखिए गुड्स परचेज ऑन कैश। सबसे पहले यहां पर हम रफ इस्तेमाल करते हैं। गुड्स में क्या हुआ? आपको पता चला क्या खरीदा गया, क्या है। जब हम अकाउंट्स को शुरू करते हैं तो पूरा जितना भी उसमें बिक्री वगैरह करना है हमको, उनको हम समूचे
समूचे वस्तु को, समूचे थिंग्स को, समूचे गुड्स को, एक जितना भी आर्टिकल्स है उसको गुड्स मान लेता है। लेकिन कॉमर्स क्या कहता है कि सिर्फ गुड्स लिखिएगा फिर आपका गड़बड़ होगा। तो इसका पार्ट हो जाता है, इसको जब भी लिखेंगे तो गुड्स का नेचर क्या है, गुड्स जो आपने लिया उसका नेचर क्या है। तो इसका दो नेचर अभी है। पहला है परचेज, इसका नेचर है परचेज अकाउंट, आपने खरीदा है। अगर आप इसको बेचिएगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। अब यहां पर इसका कंसेप्ट क्या है, इस चीज को समझिए। अगर हम जब भी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, है ना, तो आप रोज रोज का बेनिफिट थोड़े निकालते हैं कि 5 रुपया का कलम खरीदे थे, 1 रुपया आज लाभ हो गया। अगर हम एक एक चीज पे लाभ डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। दिन भर बिक्री हो रही है, दिन भर आप लाभ भी उसी समय सेट करते जाइए तो परेशानी होगा। तो इसका एक ही तरीका है, अगर यहां से आपको प्रॉफिट जानना है तो एक फार्मूला खाली लगाइए, है ना, सेल्स अकाउंट माइनस परचेज अकाउंट कर दीजिए। परचेज अकाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, प्रॉफिट, ठीक है ना। कोई भी वस्तु मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का खरीदा था, 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा, ठीक है। क्या आप उसको 1 लाख रुपए में बेचिएगा, इसको आप यहां पर 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं ना। अब यहां पर हमको प्रॉफिट निकालना है, क्या करेंगे हम, अब देखिए फार्मूला आपका लगा हुआ है ना, इसको हम हटा देते हैं। यहां पर हम नीचे आते हैं, है ना, यहां पर क्या करना है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे, 1.5 लाख जो आपका यहां पर है माइनस 1 लाख इक्वल टू कितना हो गया, एक बार में निकल गया ना 50,000। तो ये आपका यहां पर प्रॉफिट हो गया ना एक बार में। तो हमको खुदरा प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो गुड्स का कितना नेचर इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स, और ये अकाउंट लिखना पड़ेगा। यहां पर जो है रामजी लाल ने क्या किया, बेचा है, खरीदा है। अभी तीसरे इसमें चौथे में यहां पर 1 लाख रुपए का खरीदा हुआ। तो रामजी लाल के पास क्या बढ़ा और क्या घटा, क्या बढ़ रहा है ना, गुड्स आया और कैश गया, तो प्लस क्या हुआ, गुड्स आया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुड्स लिखेंगे कि परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। परचेज अकाउंट कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। और आपके हाथ से क्या गया, कैश गया। कितना कैश गया, कितना कैश आपके हाथ से गया, 1 लाख। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अब चलते हैं 5वें हिसाब पर। ये हिसाब है लेकिन रफ हिसाब है, सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के लिए कि आप DRCR के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये यहां पर हम बताने के लिए, ये मेरा अपना कंसेप्ट है कि हमको इस तरह से पहले बताना है, तब हम कॉमर्स के फार्मूला को टच करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये पता नहीं है कि अकाउंट्स के कितने भेद हैं, सिर्फ आपको अभी इंक्रीज और डिक्रीज से आपको इसका मेथड समझा रहे हैं कि यहीं से जन्म लिया है जर्नल एंट्री ने। अगर हम कॉमर्स का भाषा इस्तेमाल करने लगेंगे तो जो नॉन कॉमर्शियल हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स को उन्होंने दूर दूर तक नहीं देखा, तो उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको रेगुलर जितने भी छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आपको 10 बजे के बाद हमारे जो प्रोजेक्शन सिस्टम है इससे आपको पढ़ना है। मैडम को बोल करके आप यहाँ से पीछे से वीडियो निकालिए, और वहाँ भी यूट्यूब ही खुलेगा, वो भी नेट ही वहाँ चाहिए, ठीक है। वहाँ से देखेंगे, रोज पढ़ के आएंगे, क्योंकि लाइव में आइएगा तो हम सवाल जवाब करेंगे, और सवाल जवाब फिर हार्ड होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन के पहले एडमिशन लिए थे, क्लास नहीं कर पाए थे, नए हैं, ठीक है ना। तो नए छात्र डरना नहीं, आप पीछे वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा और इसको यहाँ से कवर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज कितने का, 1,50,000
में उन्होंने क्या किया, बेच दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, कैश बढ़ रहा है। तो कैश अकाउंट कितने का, कितना कैश बढ़ रहा है, 1.5 लाख, ठीक है। और इसके बाद आपका घट क्या रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे आप, सेल्स लिखेंगे। इसीलिए हम नीचे रफ जो आपको बताए, क्या बताए, नेचर बदल गया ना इसका, है ना। आप मेरे पास 3 साल पढ़ लिए, 3 साल के बाद आपको बोले कि आपको हम 10,000 रुपया सैलरी देंगे, आप मेरे यहाँ पढ़ाइए। आप पहले हमको सर बोल रहे थे, और 3 साल के बाद जब आप तैयार हो गए, तो जब उस समय एडमिशन लेगा तो आपको अब सर बोलेंगे ना। तो अब यहाँ से आपका पोस्ट चेंज हो गया, आप मेरे इंस्टीट्यूट के अब स्टूडेंट नहीं रहे, आप मेरे इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हो गए। तो उसी तरह से जब आपने माल खरीदा, गुड्स खरीदा, तो उनका नेचर परचेज था, जब आपने बेचा तो उसका नेचर फिर बदल गया। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन में जो भी शब्द इन्वॉल्व होता है, और खास करके इस तरह का DRCRD डबल एस्पेक्ट्स में जो भी हम लिखेंगे उसके आगे अकाउंट लगाना है, वो नाम ही अकाउंट है, ठीक है ना। और कॉमर्स की भाषा में ये जो जितने भी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इसको लेजर भी बोला जाता है, ठीक है ना। खाते का नाम लेजर कहलाता है, ठीक है ना। तो कितने का सेल्स आपका हुआ, 1,50,000। देखिए कितना आसान था, आसान है। अब यहां से हम कुछ हिसाब देते हैं, आप लोग दिमाग में सोचिए कि कैसे यूज करेंगे। हम छठा हिसाब यहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर छठा हिसाब में लेते हैं कि रामजी लाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 1 लाख फ्रॉम ABC कंपनी। अब नेचर समझना, अब इंग्लिश यहां पर नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा। क्या इसका अर्थ हुआ, बोलो। उधार लिया, मतलब उन्होंने जो गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, लेकिन पैसा नहीं दिया। अब चलते हैं, आपका ये इन करने वाला है ना, किससे खरीदा है, नाम याद रखिएगा, ABC कंपनी से। कितने का, 1 लाख रुपए का। फिर इन्होंने सामान खरीदा, तो रामजी लाल के पास पहले आया क्या, उसको देख लेते हैं। प्लस क्या हुआ उसके पास, गुड्स। क्या लिखेंगे यहाँ, गुड्स लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट। कितने का माल आया है, 1 लाख रुपए का। देखिएगा जीरो बढ़ेगा तो हमको रोक दीजिएगा, ठीक है। अब इनके पास से गया क्या, कुछ तो नहीं जा रहा है ना। इनके पास से प्रॉमिस जा रहा है ना, जहां से खरीदा होगा बोला होगा ना कि 10 दिन में पैसा देंगे, 15 दिन में देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, कुछ तो इन्होंने बोला होगा ना। तो ये जो बोला होगा वो क्या है, इसके लिए प्रॉमिस है। तो मतलब ये सामान ला रहा है और प्रॉमिस देके आ जाएंगे तो हो जाएगा काम। ये सिर्फ माने हैं, एजम्पशन, बेसिक कंसेप्ट है। अगर मान लेंगे कि हम एग्जांपल दिए थे कि एक व्यक्ति है, यानी एक पिता है, उनकी उम्र अपने पुत्र से 25 साल अधिक है, तो मान लेंगे ना कि पुत्र का, मान लेते हैं पुत्र का उम्र X वर्ष है और ज्यादा है, तो X + 25 हो जाएगा ना। तो क्या X ही उत्तर हो गया, कि X का जो वैल्यू निकलेगा वो उत्तर होगा, वैल्यू उत्तर होगा ना। तो उसी तरह से यहां से प्रॉमिस काल्पनिक मेरा नाम दिया हुआ है कि उन्होंने माल खरीदा और एक कमिटमेंट किया कि आपको हम 10 दिन में, 15 दिन में, जो भी दिया हुआ है, जो यहाँ पर अभी दिखने, ये सिर्फ हमको पता है उधार लिया, और उनको कभी न कभी ये प्रॉमिस चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, जब प्रॉमिस देते हैं, जिसको देते हैं उनका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रॉमिस किसको दे रहा है, ABC कंपनी को।
ABC कंपनी प्रॉमिस दे रहा है, ये भी अकाउंट में अब आ जाएगा। कितने का प्रॉमिस? 1 लाख, 1.5 लाख का प्रॉमिस है, तो आप जितना का रसीद दिया उतने का नाम देंगे। कितने का रसीद है? 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब चलते हैं यहां से, अब ये 7 नंबर में। अब रामजी लाल दूसरा ट्रांजैक्शन करता है। रामजी लाल सोल्ड द गुड्स टू मुकेश इंटरप्राइजेस ₹175,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए, इसका दुकान चल पड़ा है। क्या किया? ये उधार लाया, यहां भी पैसा नहीं दिया, और माल ला करके बेच भी लिया। कितने में? लेकिन ये चालाक है, इनका कस्टमर भी चालाक है कि आप उधार ले सकते हैं, आपका माल लेते रहेंगे। तो वहां पर देखिए, कैश बेचा था 1.5 लाख में बेचा था, उधार बेचा तो 1,75,000 में बेच रहा। ठीक है ना। और ये यहाँ भी कमिटमेंट करके आया कि चलिए हम आपको पैसा देते हैं, कुछ दिन हमको समय दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? प्रॉमिस आ रहा है। किससे प्रॉमिस आ रहा है? तो क्या करेंगे यहाँ पर? डेबिट कौन होगा? मुकेश। मुकेश एंटरप्राइजेस। हिसाब समझ में आ रही है ना? ये आपका मैथ्स है, कॉमर्स का मैथ्स है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल कंसेप्ट, हमको भी गणित नहीं आती और आपको भी नहीं आती, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आ रही है ना। हम ऐसे लिखेंगे नहीं, दिस इज रफ फॉर यू। अगर रफ समझ में आ गया तो फेयर आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एक क्या होता है कि फेयर दूसरे का फेयर से उतारता है, वो क्या हो, सब दिन कॉपी में ही रहेगा। आप अगर किसी का फेयर उतारते हैं तो कॉपी में रखने के लिए, स्वभाव के लिए, देखिए हम आपका नोट्स उतारे हैं और इसको हम दिन रात प्रार्थना करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिमाग में तो उतारते नहीं, ये दिमाग में, ब्रेन में जा रहा है। हम कोई भी हिसाब लिखेंगे आप बना दीजिएगा। समझ में आ रही है ना कंसेप्ट? तुम लोगों को स्वर्णलता, तुमको किधर है? तुम तो पहली दिन आई है, तो तुमको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर मुकेश एंटरप्राइजेस अकाउंट्स क्या होगा? कितना का प्रॉमिस कर रहा है? 1 लाख का ही प्रॉमिस कर रहा है ना। अच्छा, नहीं, ये तो आपका खरीदार ना है, कस्टमर है ना। तो कितने का, कितने में, कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? 1,75,000। ठीक है, और इन्होंने माल उसको कितना का दिया? यानी माल क्या किया? इतने पैसे का क्या दिया उसको? गुड्स दिया। तो गुड्स का नेचर क्या हो गया? सेल्स अकाउंट। कितने का माल गया? 1,75,000 का। और आप अकाउंटेंट क्या बताइएगा कि 1 लाख में खरीदे हैं, आप आपसे 75,000 ज्यादा ले रहा है। आप दुकान चला ही रहे प्रॉफिट के लिए, तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो दुकान चलाइएगा? नहीं चलेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट नहीं भी होता है तो आशा रहता है कि प्रॉफिट ही होगा। क्या कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जो किसी भी बिजनेस को बिना प्रॉफिट का चलाता हो? लेकिन ये प्रॉफिट, हम, मेरे पास हम अकाउंटेंट, तब ना पता चल गया कितने का माल खरीदा है। ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में सबसे पहले विश्वास होता है। आप कभी भी कहीं भी अगर जॉब कीजिएगा, अकाउंटेंट बनिएगा, तो कम से कम 1 साल तक उस कंपनी का जो बागडोर है उसको नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। आप खूब इंटेलिजेंट हैं, 3 महीने के बाद बोलते हैं सर 10,000 रुपये दे रहे थे, हमको नहीं पोसा रहा है, हमको। आप सैलरी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट तोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि जब तक आप उनका एक फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक अगर आप कहीं भी जॉब करेंगे, अगर बीच में छोड़ के जाइएगा, ठीक है ना, तो दूसरी जगह नौकरी नहीं होगी। इंटरव्यूज में पूछा जाएगा आपने क्यों नौकरी छोड़ा? ठीक है ना, बोले नहीं वहां हमको पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस उसको 3 महीने का हुआ, इसका मतलब है कि आप धूर्त टाइप से आदमी हैं। अकाउंटेंट को विश्वास पात्र होना है। उनका कोई भी सेक्रेसी किसी कस्टमर के पास या किसी के पास रिलीज नहीं करेंगे सबसे पहले।
अगर यहाँ पर हम उनको बता देंगे मुकेश एंटरप्राइजेज को तो 21 लाख में है, तो मोल जोल करने लगेगा ना, इतना का बेनिफिट लेते हैं आप, हम तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 बेनिफिट दे सकते हैं, तो दे सकेगा? अब वहां 1,75 में बेच रहा है तो बोलेगा क्या 1,68 में तो खरीद के ही लाए, 2,000 आपसे बेनिफिट ले रहे हैं, क्या है? इसी तरह से होता है दुकानदारी, है ना। हम देखिए बिल दिखाते हैं 1,68,000 का बिल है, ठीक है ना। अब 2,000 आपसे नहीं कमाएंगे, बिजनेस बेकार ना करेंगे, तो उनका टेक्निक है, बिजनेस में झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पुण्य है, ठीक है ना। बिजनेस में वो बिजनेस में जो बिजनेसमैन पूजा करता है अपने झूठ को छिपाने के लिए, लेकिन वहां पर झूठ बोलना ही उनका सबसे बड़ा पुण्य का काम है, जितना झूठ बोलेगा उतना ज्यादा कमाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हुआ, सेल्स हो गया, आगे देखते हैं। अब यहां से तो हुआ कुछ नहीं, अब यहां चलते हैं। अब क्या करता है मुकेश इंटरप्राइजेस, मुकेश इंटरप्राइजेस पेड ₹170,000 बाय बैंक। अब हिसाब थोड़ा सा यहां से समझ लीजिएगा, मतलब उन्होंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया 1,75,000। अब क्या होगा, आपको कैश नहीं दिया, क्या किया, बैंक में 1,75,000 ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी एंट्री यहां पर कैसे करेंगे, कौन बताएंगे? सबसे पहले हाथ उठाइए, बोलिए क्या कैसे होगा यहां पर, है ना। अब यहां देखेंगे कि लेने वाला कौन है, उसको किसके पास भर रहा है, बैंक भी किसका है, बैंक किसका है, किसी दूसरे का है, कि बैंक भी आपका है, और आपके बैंक में पैसा भरे या आपके गल्ले में पैसा भरे या आपके पास का पैसा भरे, ठीक है ना। तो वो अभी अकाउंट में हम जाएंगे ही नहीं, उसकी चर्चा फिर करेंगे। जब तक ये कंसेप्ट नहीं होगा तो आपको अकाउंट्स के टाइप को समझने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि हमने सोचा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि बिना बोर्ड का संभव नहीं है, और बोर्ड पर पहुंचेंगे तो जैसे तैसे फिर वीडियो बनेगा, और यहां से हम सोचे कि आपके सामने लाइव हिसाब दे करके, ये हिसाब अभी आपके सामने लिखा है, और इसमें जो भी चीज है मेरा है, जो भी कंसेप्ट है मेरी है, इसलिए जितने भी यहाँ पर जानकार व्यक्ति हैं, कॉमर्स के व्यक्ति हैं, अगर इसमें कोई त्रुटि रह गया हो तो जरूर कमेंट करके हमें सुझाव दें, मैं आपके सुझाव को सिर पर रखूंगा और आगे अगर गलती होगी तो उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। चलिए ठीक, आगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, लेने वाला कौन है, बैंक है, तो यहाँ क्या करेंगे, और बैंक का नाम क्या है आपका, SBI बैंक, ठीक है। कितना पैसा उन्होंने डाला, 1,75,000, और जो जब कुछ लेते हैं तो उसके बदले देते हैं, है ना। तो हम तो दे चुके हैं पहले ही, अब 1,75,000 के बदले आप क्या दे रहे हैं, आप तो कुछ नहीं दे रहे, एक कमिटमेंट पूरा हो रहा है। कौन कमिटमेंट पूरा कर रहा है, मुकेश पूरा कर रहा है। मुकेश क्या है, गिवर, देने वाला है, मुकेश किससे, एंटरप्राइजेस, अकाउंट कितना ये दिया, 1,75,000। आप लोग कॉपी कलम रेडी रखिएगा, दोनों साइड जोड़ के बताना है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन हम है, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है हर चीज का, ठीक है। कॉपी कलम अपना खोल के रखिएगा। एक चीज यहाँ पर हमने अभी इस्तेमाल किया, जो भी MS वर्ड पढ़ चुके हैं, हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर हमको एक नीचे सेल बढ़ाना है, ये रो बढ़ाना है, क्या करेंगे, बिना कैसे करेंगे, ठीक, प्रेस बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, कहीं क्लिक नहीं करेंगे। कौन ऐसा कमांड है कि नीचे मेरा रो बढ़ जाएगा, सिर्फ यहाँ से लास्ट में जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बार टैब दबा देंगे। आया समझ में, है ना, आसान। तो काम करते, यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखा रहे हैं, तो जितना आप पढ़ाई से नहीं समझ सकते उतना काम करते हुए, जो हम आपको लाइव प्रोजेक्ट देना है, आप अकाउंट्स का पूरा फार्मूला या हर चीज पढ़ना है तो वो भारी लगेगा,
कितना बड़ा रटना पड़ेगा? कुछ नहीं रटना पड़ता है। हम अभी तुरंत बोले थे कि एजुकेशन मीन्स द कंसेप्ट गोज इनसाइड यू, वह कंसेप्ट जो आपके अंदर जा रही है वो पढ़ाई का एसेंस है, बाकी कुछ नहीं। ऊपर जितना पढ़े वो बेकार है, कॉपी में लिख रहा है वो भी, उसका भी कोई वैल्यू नहीं। आप अपने माइंड में कितना लिख रहे हैं। माइंड विशाल स्टोरेज है मनुष्य के अंदर। आपको आज से पीछे वाला 10 साल का पीछे वाला बैक भी बहुत चीज याद होगा, 15 साल पीछे का भी बैक याद होगा, ठीक है ना। तो वो ये स्टोरेज में, ब्रांड के स्टोरेज में उसको सजाइए, ना कि कॉपी में उसको उतारने की जरूरत है। बना गए। अब यहां पर देखिए ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाते हैं। अब तो आप पैसा तो ले लिए, क्या आप पैसा दिए हैं जहां से खरीद के लाए हैं? नहीं दिए हैं। अब यहां से चलते हैं, रामजी लाल ट्रांसफर्ड रुपीज 1 लाख टू, किससे माल लेता है? एबीसी कंपनी। क्या किया? क्या समझ में आ रहा है यहां पर? इसको भी बैंक से आया था, क्योंकि कैश आया नहीं है। और जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि कैश निकालने का झमेला ही खत्म है, ठीक है, बैंक में दिया और अच्छा है, और हमको अब ट्रांसफर करने में सहूलियत है, जैसे आया वैसे हम भेज देते हैं। अब देखिए यहां से क्या आया और क्या गया, क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ। क्या माइनस हुआ है ना। आपके यहां पर जो जा रहा है, जिनके पास जा रहा है एबीसी कंपनी, वो डेबिट होगा। प्लस किसके पास हो रहा है? किससे कमिटमेंट किए थे? एबीसी कंपनी से। अकाउंट कितना जा रहा है? 1 लाख रुपया। और ये पैसा कहां से घटेगा? है ना, यहां से एसबीआई। एसबीआई अकाउंट कितना घटेगा? 1 लाख, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा, जितना भी हम यहां से हिसाब बनाए, तेजी से आप जोड़ के हमको बताइए कि दोनों साइड का ये इक्वल है कि नहीं। हम यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे और आप लोग जोड़िए इसको। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने इसको कॉपी करके यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर हमको माइनस लिखना था, माइनस हम नहीं डाले थे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेकिन हमने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए वक्तव्य के द्वारा, उसमें माइनस का ही मतलब था, ठीक है। तो राइटिंग में अगर आप इसको नोट करेंगे तो यहाँ से माइनस पहले कर लेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक एंट्री हमने नहीं की है। कौन सी एंट्री नहीं की है? ये इन्वेस्टेड वाले कहीं एंट्री थी, 2 नंबर में ही इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश फॉर फर्नीचर डेकोरेटिंग द शॉप। तो इस एंट्री को हमको ये दूसरे नंबर पर लाना है। तो एमएस वर्ड में हम जब रो लाते हैं बीच में, यहां पर अब टैब मारेंगे तो नहीं होगा, अभी पीछे बताए थे। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करना पड़ेगा और कहां जाएंगे? इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहां पर देखिए नीचे इंसर्ट रोज बिलो, खाली हो गया जगह। अब यहां पर दूसरे हिसाब को पढ़ते हैं। ये हिसाब आप लोग ही बताइए कि क्या हो सकता है, क्या होगा। कौन बताएंगे सबसे पहले? लोकी तुम बताओ, दूसरा हिसाब कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? जल्दी। क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है? बस प्लस माइनस को समझते जाओ, ठीक है ना। क्या हो रहा है? हाँ, फर्नीचर प्लस हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो ये यही कंसेप्ट जो है डिविडेंड सिस्टम का सबसे बड़ा एसेंस है। ये छोटा सा भाग है, इसको फिर जो इनके विद्वान लोग ने इसको बहुत बड़ा करके उसको प्रस्तुत किया कि बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आए, ठीक है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज आप समझिए कि बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। अभी का आज का कंसेप्ट यही है, और इसमें और फेरबदल होगा, लेकिन अभी तत्कालिक आप इस फार्मूले से इसको बना सकते हैं। तो क्या बढ़ रहा है आपके पास? क्या बढ़ रहा है? तो फर्नीचर अकाउंट कितना बढ़ रहा है? फर्नीचर 50,000
और कैश कितना जा रहा है 50,000 का। देख रहे हैं जितना आता है उतने का, उतने मूल्य का वस्तु और उतने मूल्य का कैश आपका आपके पास से निकलता है। कैश कितने का गया 50,000। अब यहां से अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मेरा ट्रांजैक्शन सही रहेगा, दोनों ये बराबर होना चाहिए। तो कितने का गया है आप थोड़ा सा हमको जोड़ के बताइए। डीआर यहां पर कितना है 85,000 सही है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, गलत होंगे तो हम सब दिन इसमें गलत ही रह जाएंगे, ठीक है। और जो भी इस हिसाब को कंप्लीट करेंगे कृपया आप अपना ट्रांजैक्शन देख लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। और सीआर कितने का है सेम सेम है, अपने मन से इसमें नहीं करेंगे, जब आगे हिसाब करेंगे इसको जोड़ेंगे 10,000 ये 10,85,000 ये आपको मिलाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वल हुआ। तो पिसियोली के सिस्टम से नीचे जो हमने पढ़ा कि डीआर इक्वल टू सीआर और दोनों ट्रांजैक्शन बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो हमको उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट ये समझ में आया होगा। अभी तक जितना भी चीज पढ़े, अब थोड़ा सा चलते हैं कॉमर्स के भाषा में। जिस अमाउंट को हमने डेबिट किया उसको बोलने का तरीका अलग है। इसको बोलेंगे पढ़िए तो आप कैश आया और कैपिटल में गया इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। जिधर डेबिट है उसको बोलेंगे कैश अकाउंट डीआर, टू क्रेडिट को क्या बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट सीआर, ऐसे बोला जाएगा। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर। अब फर्नीचर दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। चलिए एसबीआई अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट सीआर। अब पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ने का है। और इसको एक छोटा सा रूप यहाँ पर इसको दिखाते हैं। अगर हम कॉपी पर बना रहे हैं तो इसको पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम एक भाषा में आपको लिख के भी दिखा देते हैं। इसमें जो भी लिखता है सबसे पहले डेट आता है, ठीक है ना। डेट के बाद आपको पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर्स। इसके बाद यहाँ पर एलएफ लिखना पड़ता है, लेजर फोलियो, पेज संख्या। ये जरूरी नहीं है, जब बहुत ज़्यादा एंट्री रहती है तो वहाँ पर हमको इसका लेजर फोलियो का क्रमांक हमको लिखना पड़ता है। इसके बाद डीआर अमाउंट लिखना पड़ता है और इसके बाद सीआर अमाउंट लिखना पड़ता है। क्लियर है। और ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से डिलीट करने के लिए डिलीट कॉलम्स हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं। कैसे बढ़ाए, अब डेट अभी हमने चर्चा किया नहीं है, तो पहली एंट्री को, ये जो एंट्री है इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। अभी जो हमने आपको यहाँ पर बताया ये आखिर क्या है, ये किसका फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट को बोलते हैं जर्नल एंट्री। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो जर्नल एंट्री एबीसी है अकाउंट्स की, ये आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ये अगर आपने सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। आपने म्यूजिक सीखा और सारेगामा का जितना भी फार्मूला है नहीं सीखा तो आपको संगीत नहीं आती। आपने अंग्रेजी सीखा, एबीसीडी नहीं सीखा तो अंग्रेजी आपको नहीं आती। आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं और 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है तो आप मैथमेटिक्स सीख नहीं सकते। उसी प्रकार अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स पर चलते हैं। क्या बोले थे इसको, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए पहले सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम में आते हैं। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, इस तरह से डीआर, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये ताकि जगह हमको मिले।
ये इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए, DR। और यहां पर अमाउंट भरेंगे, कितने का था, कितना पूंजी था इनके पास, 2 लाख की पूंजी थी, 2 लाख की पूंजी थी, ठीक है। अब देखिए यहां से एंटर करते नीचे जाएंगे, कैश अकाउंट DR। अब CR को लिखने के लिए सबसे पहले 2 लगता है ना, टू कैपिटल अकाउंट। CR लिखा नहीं जाता, CR बोलते हैं, जरूरी नहीं, जो बचा उस CR ही है। लिख भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का जरूरत यहां पर नहीं है। तो ये इस कॉलम में लिखाएगा, इस कॉलम में लिखाएगा, कहां लिखाएगा, इस कॉलम में, उसके सीधा में नहीं, नीचे वाले सीधा में, उस लाइन को छोड़ देंगे। कितना लिखाएगा इसमें, 2 लाख। ये हम आपको टास्क देंगे घर से बना के लाने के लिए। आप मोबाइल खोल करके इसको पॉज कर लेंगे और इसको इस फॉर्मेट में बना के लाना है। अब देखिए यहां से इसका नरेशन लिखना अनिवार्य होता है कॉमर्स में। नरेशन कैसे लिखेंगे, पहले यहां से छोटे को शुरू करेंगे, लिखेंगे बीइंग। तो बीइंग के बाद जहां से इसका V2 इस्तेमाल किया गया है, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया, देखिए यहां से स्टार्टेड है ना, बीइंग, इसमें जो नाउन इस्तेमाल किया गया है उसको पहले ले लेते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड खाली लिख देंगे। इन स्टार्टेड के बाद क्या लगा हुआ है, बिजनेस लगा हुआ है, तो बिजनेस को फिर उसके बाद स्टार्टेड लगा देंगे। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम लिखेंगे ही। लेकिन अगर आप कॉमर्स को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अकाउंटेंट, शुद्ध अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लिखना पड़ेगा। क्या लिखे, बीइंग बिजनेस। अभी ये नहीं सफरेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। और हम दूसरा टेक्निक आपको बताएंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये हम उसको ऐसे लिखेंगे, नरेशन। ये बन गया है, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें इस लकीर का कहीं अभी जरूरत नहीं है, ये खाली रहता है। आप कॉपी में खाली रखिएगा इसको, क्योंकि यहां पर कॉलम बना हुआ है, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब दूसरा हिसाब क्या है, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR कितने का था, फर्नीचर 50,000, ठीक है। और यहां नीचे आएंगे, किससे खरीदा है, टू कैश अकाउंट CR। नीचे आएंगे, इस एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम आएंगे, कितने का, 50,000। अब अगर आप इसको जोड़िएगा तो बराबर देखिए हो रहा है ना, वहां जो लिखे थे मिक्स था, जोड़ने में दिक्कत थी, यहां पर जोड़ने में दिक्कत हो रहा है। अभी यहां से एक बार में समझ रहे हैं कि अगर बोलेंगे क्या क्या आ रहा है, तो जिसमें DR लगा हो आ रहा है, जिसमें कुछ नहीं लगा हो CR है, ठीक है। चलिए एक इसको हम नरेशन क्या करेंगे, पहले बीइंग लिखेंगे, नाउन क्या है, परचेज के बाद क्या लगा है, बीइंग फर्नीचर। अब परचेज कर देंगे। ये किस, नगद आया है या उधार आया है, परचेज बाय कैश आया था, मतलब नगद इसको रामजी लाल ने खरीदा था। यहां पर इसको कोष्ट में इस तरह से बंद कर देंगे, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। SBI क्या हुआ इसमें, SBI अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। तो यहां पर हम क्या करेंगे, SBI अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR, ठीक है। तो SBI कितना पैसा इसमें जमा किए थे, 35,000, ठीक है। और चलिए नीचे आते हैं, और कैश कितना गया, 35,000। तो हमको उम्मीद है कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट है,
यानी कॉमर्स में उस हिसाब को ऐसे नहीं लिखना था, हमको हिसाब कैसे लिखना था, ऐसे लिखना था। तो आज आपने बेसिक कंसेप्ट, आज हमारा जो इंट्रोडक्शन था, हमारा इंट्रोडक्शन ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट एंड क्रेडिट कैसे आया, किस कंसेप्ट पर आया। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए कि डेबिट और क्रेडिट किस सिद्धांत पर आधारित है, डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज सिद्धांत पर आधारित है। बिजनेस में जो इंक्रीज होता है और जो डिक्रीज होता है उनके आधार पर डेबिट क्रेडिट आधारित है, ठीक है। और अभी तत्कालिक हमने क्या सीखा कि बिजनेस में जो इंक्रीज हो रहा है वो पार्ट डेबिट है और जो डिक्रीज हो रहा है वो पार्ट क्रेडिट है, इतना समझना था। और आज हमने क्या सीखा कि हिसाब को कैसे पोस्ट करेंगे, जर्नल एंट्री फॉर्मेट क्या है और इस सिद्धांत पर मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग घर में इसको फिर से एक बार बनाइएगा, इतना हिसाब रफ करके, इसको ढक करके, और एक रफ तैयार करके आप यहाँ पर हमको चेक करा सकते हैं। तो आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अगर कहीं से भी किसी भी तरह से हमको सलाह देने की ज़रूरत है आप दे सकते हैं। और अकाउंट्स का साथ आप लोग लगे रहिए। तो हम आपको ये जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, टैली अकाउंटिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका शीघ्र ही टैली का क्लास ऑन होने वाला है, लेकिन इस कंसेप्ट को पूरा करने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।